समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद, जो समुद्रगुप्त थे, जो भारत के नेपोलियन थे, वो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया और संन्यास ग्रहण करने के कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग 330 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु हो गई। 330 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु हो गई। अब आगे वंशावली चलती है समुद्रगुप्त पर। समुद्रगुप्त का जो शासनकाल रहा है 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। तो माता का नाम कुमार देवी। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों का इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आर्यावर्त के 3 राजाओं को हराया, जिसमें अहिच्छत्र का राजा अच्युत, पद्मावती का राजा नागसेन, राजा कोटकुलज, ये 3 राजा प्रमुख हुए हैं। यहाँ पर भारवी वंशी जो राजा हुए हैं 2 लोग थे, एक अच्युत और दूसरा है नागसेन। भारवी कौन थे? भारशिव, यह वही थे जो गुप्त साम्राज्य के पहले के राजा थे। ये वंशावली जो है पहले थी। तो इन्होंने आर्यावर्त के 3 राजाओं को, यानी कि अच्युत, नागसेन और राजा कोटकुलज को पराजित किया था। दक्षिण विजय में, यानी कि उत्तर भारत के जो आर्यावर्त के 9 राजा थे उनमें 3 का नाम दिया है। दक्षिण विजय में कोसल का महेंद्र, दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र। अब दक्षिण जो कोसल है उनकी राजधानी है श्रीपुर, यानी कि जिसको हम सिरपुर कहते हैं। मध्य प्रदेश के बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर आदि क्षेत्रों में पड़ता है। यानी कि मध्य प्रदेश और बिलासपुर के क्षेत्र का जो क्षेत्र है वहाँ का राजा जो कोसल का महेंद्र है, यानी कोसल क्षेत्र कहलाता था, उनको उन्होंने पराजित किया। दूसरा था महाकांतार का व्याघ्रराज। महाकौशल के दक्षिण पूर्व में इसी स्थान पर आजकल गोंडवाना के जंगल हैं, इनको पराजित किया था। तीसरा जो उन्होंने हराया था कौशल का मंत्रराज, कौराल का मंत्रराज है। यह राज्य मध्य प्रदेश के सोनपुर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। चौथा राजा उन्होंने हराया था पृष्ठपुर का महेंद्रगिरी, गोदावरी जिले में स्थित पीठापुरम के राजा महेंद्रगिरी को परास्त किया था। और जो 5वें राजा हुए हैं वह है कोट्टर का राजा स्वामीदत्त। कोट्टर का राजा स्वामीदत्त, यानी कोट्टर राज्य जो है आज गंजाम जिले में पड़ता है। 6वें राजा हुए थे एरंडपल का दमन। एरंडपल का राज्य जो है कलिंग क्षेत्र के दक्षिण में था। आज कलिंग क्षेत्र, जैसे कि जो अशोक महान ने वहाँ पर काफ़ी तबाही मचाई थी, उनके दक्षिण में एंडरपल का जो है शासन था, उनको हराया। 7वें राजा जो है कांची का विष्णुगोप, यानी आंध्र प्रदेश के पूर्वी जिलों और कलिंग को अपने अधीन कर लिया। और 8वें राजा हुए अवमुक्त का नीलराज, यानी कांचीवरम के समीप में ही इनका राज्य था। और 9वां राजा हुए वेंगी का हस्तवर्मन। वेंगी जो है राज्य था, यह राज्य कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित था। तो तीनों जो राजा हुए हैं पल्लव वंशी थे। इन तीनों को भी दक्षिण भारत में इन्होंने परास्त किया था। आगे आते हैं 10वां जो विजय हुआ समुद्रगुप्त का, वो है पालक का उग्रसेन। यह राज्य नेल्लौर जिले में स्थित है। आगे है 11वां जो है देवराष्ट्र का कुबेर, यानी सतारा जिला। 12वां है कौशलथलपुर का धनंजय। यह राज्य उत्तरी आरकोट जिले में पड़ता है। इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। ये जो जितने भी जीते हैं इन्होंने, इनका वर्णन मिलता है हमें इलाहाबाद के स्तंभ में, जो सभी जीतों का वर्णन वहाँ पर विस्तार पूर्वक दिखाया गया है। अब आते हैं समुद्रगुप्त की अधीनता, यानी किन किन लोगों ने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया। समतट या दक्षिण पूर्व बंगाल ने, कामरूप या असम ने, यानी कि असम ने, पश्चिम बंगाल ने, नेपाल ने, असम का नौगांव प्रदेश, और कटरपुर या कुमायूं, यानी कुमायूं जो है आज गढ़वाल पड़ता है, यानी पर्वतीय क्षेत्र है, इन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर लिया था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। तो यहाँ पर दिखाता है कि यह जो थे पौराणिक थे, काफ़ी जो है हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे, तो विष्णु भगवान के उपासक माने जाते हैं।
समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेर था। पूछा जाता है हरिशेर किसके दरबारी थे? ते समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। तो इनका नाम कैसे आता है? इलाहाबाद में एक पत्थर का लेख मिला है जिसपे हरिशेर का उल्लेख है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण किया था। तो समुद्रगुप्त ने काफ़ी अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। तो ये अश्वमेध यज्ञ वही होता है जब घोड़े छोड़े जाते हैं, जो पकड़ लेता है उसके साथ युद्ध किया जाता है। यदि आप नहीं पकड़ते हो तो आप सम्राट की अधीनता को स्वीकार करते हैं। आगे है समुद्रगुप्त संगीत का बड़े प्रेमी थे। तो समुद्रगुप्त जो हुए हैं वो संगीत के बड़े प्रेमी थे। संगीत प्रेमी समुद्रगुप्त, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा अनुमान उनके सिक्कों से उन्हें वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने के कारण लगाया गया है। तो बहुत से सिक्के मिले हैं गुप्तकालीन जिनमें बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। तो इससे पता चलता है कि वो बड़े संगीत प्रेमी भी थे। आगे है समुद्रगुप्त ने विक्रमंक की उपाधि धारण किया था। इसे कविराज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त ने दो उपाधियां धारण की, कविराज और विक्रमंक। यानी कि आगे चल के यही गुप्त साम्राज्य में विक्रमादित्य की भी उपाधियां देखने को मिलेगी। इसमें काफ़ी जो है असमंजस रहता है कि कहीं विक्रमादित्य दूसरे तो नहीं हैं या फिर गुप्तकालीन राजा ही तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण नहीं किए। ये काफ़ी जो है मिलता जुलता सब्जेक्ट है। तो माना जाता है कि गुप्तकालीन राजाओं ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। देखते हैं आगे क्या होता है। इनकी पटरानियाँ कौन थी? सम्राट समुद्रगुप्त की अनेक रानियाँ थीं, पर अग्रमहिषी पट्ट महादेवी का पद दत्त देवी को प्राप्त था। यानी अग्रमहिषी पट्ट महादेवी यानी कि पद जो है दत्त देवी को प्राप्त था। इसी से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जन्म हुआ। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो समुद्रगुप्त के छोटे लड़के हैं, इनका जो जन्म हुआ अग्रमहिषी पट्ट महादेवी के द्वारा हुआ था। तो यही जो राजा हुए विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने लगे। तो इनमें विक्रमादित्य के ऊपर काफ़ी कहानियाँ हम लोगों ने बचपन में पढ़ी होंगी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सिंहासन, तमाम तरह की कहानियाँ थीं। तो 50 वर्ष के लगभग शासन करने के बाद 378 ईस्वी में समुद्रगुप्त स्वर्ग को सिधार जाते हैं। तो 378 ईस्वी तक इनका शासन रहा है। पुत्र कौन थे? समुद्रगुप्त के दो पुत्र हुए। पहले थे रामगुप्त और दूसरे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी उपाधि मिली है। समुद्रगुप्त के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त मगध का सम्राट बनाए जाते हैं। रामगुप्त को मगध का सम्राट बनाया जाता है और ये वही राजा हैं जो काफ़ी दुर्बल हैं। ठीक है, इन्होंने शक राजों की अधीनता भी स्वीकार कर लिया था, इसलिए इतिहास इनको ज़्यादा महत्व नहीं देता है।